हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है समान हिंदी का भाग 3 है। यदि आपने भाग 2 नहीं देखा है, भाग 1 नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप इन दोनों को देखिए, तब आपको हिंदी से अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि भाग 1 में ही सारा कंसेप्ट छिपा हुआ है। तो बिना भाग 1 बिल देखे आप भाग 3 मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे संधि विच्छेद आज हम पढ़ने वाले हैं, जिससे कि ये हमें कन्फ्यूज़न होगा यदि आपने भाग 1 नहीं देखा है। तो आइए हम देर करते हुए न शुरू करते हुए संधि शुरू करते हैं। संधि शुरू करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें आपको बता दें। देखते हैं शब्द भेद या शब्द रचना का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हम यहाँ पे सारे इसको एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी हम केवल यहाँ पे एक ओवरव्यू ले रहे हैं। आगे हम देखते हैं जो शब्द रचना होता है कौन कौन सा होता है। एक सार्थक शब्द होता है, कह सकते हैं, और एक निरर्थक शब्द होता है। ठीक है, दो होते हैं, कौन सा, सार्थक, और दूसरा क्या है, निरर्थक होता है। आगे देखते हैं सार्थक जो होता है 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है, रचना के आधार पर हम देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे, अर्थ के आधार पर देखेंगे। तो जो अर्थक शब्द होता है उसके आधार पर कितना होता है, 3 होता है। कौन कौन सा, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर हम देखेंगे। तो अर्थ के आधार पर हम जब देख रहे हैं, अर्थ के आधार पर जब हम देख रहे हैं, तो जो जो ये रचना है, रचना भी देखिए 3 तरीके का होता है। रूढ़ होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है। यहाँ पे डबल मात्रा रहेगा, यौगिक भी हम देख रहे हैं। अभी हम आगे सब इसका डेफिनेशन बताएंगे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ में क्या अंतर है। फिर उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो 4 होता है। कौन कौन सा, उत्पत्ति के आधार पर कितना होता है, 4, और रचना के आधार पर कितना होता है, 3 होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर देखिए कितना होता है, तत्सम होता है, तद्भव होता है, विदेशी होता है, संकर होता है। ये 4 होते हैं उत्पत्ति के आधार पे। अभी हम आगे सब पूरा डिस्कशन करेंगे डिटेल्स में, अभी बस हम केवल यहाँ पे ओवरव्यू ले रहे हैं कैसे हमें पढ़ना है। अब हम देखते हैं यौगिक। यौगिक में भी देखिए 4 होते हैं। कौन सा, उपसर्ग की योग से पढ़ेंगे, प्रत्यय की योग से देखेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय की योग से करेंगे, शब्दों की योग से देखेंगे। अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या चल रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे देखिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा। अभी हम आपको केवल एक ओवरव्यू दे रहे हैं। अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे देखिए 4 होते हैं। एकार्थी होता है, एक अनेकार्थी होता है, पर्यायवाची होता है, विपार्थी होता है, या कह सकते हैं इसको विलोम शब्द, इसको कह सकते हैं विलोम शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे पर्यायवाची का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई शब्द है उसके कई नाम है, जिसका पर्यायवाची कहते हैं। विपरीत का मतलब होता है कि विपरीत अर्थ, जैसे रात है, ठीक है, रात का क्या होगा, दिन है। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए ठंडा है, तो ठंडा क्या होता है, गर्म होता है। तो ये क्या होता है, विलोम शब्द बोला जाता है। अनेकार्थी का मतलब क्या होता है कि जो एक ही शब्द जैसे होता है, मान लीजिए कोई एक शब्द है, उसके क्या है, अनेक अर्थ हैं। इसका हम अभी आगे का चैप्टर में हम इसका पूरा कराएंगे। एकार्थी शब्द भी हम देखेंगे। एक और एकार्थी में क्या होता है, जिसका उच्चारण एक जैसा हो, जिसे कह सकते हैं, मान लीजिए, चलिए अच्छा, हम इसको अभी आगे हम एग्जाम्पल से कराएंगे, तब वहाँ पे हम देखेंगे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द हम एक एक करके पढ़ेंगे। आइए चलते हैं आगे, हम देखते हैं अब विकार के आधार पे। देखिए विकार के आधार पे कौन कौन से होते हैं, एक विकारी होता है और एक अविकारी होता है। तो जो विकारी होता है, कौन कौन सा होता है, देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसमें क्या होता है, 4 होता है। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अभी हम आगे इसका पूरा चर्चा करेंगे एक एक करके, क्योंकि ये हमारा हिंदी का पढ़ने का तरीका, ये हम आपको एक टेबल फॉर्म में आपको हम बता रहे हैं। तो रचना के आधार पर देखिए कितने होते हैं, हमने आपको बता दिया रचना के आधार पर कितने होते हैं, कुल 3 होते हैं। आप देखिए यहाँ से हम आपको एक एक डेफिनेशन करके शुरू कर रहे हैं। रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है, योग रूढ़ शब्द होता है। अब हम देखते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों का विभाजन नहीं कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर हुआ, पुस्तक हुआ, कार हुआ, कलम हुआ। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यहाँ पे यौगिक शब्द किसे कहते हैं, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों का हम विभाजन नहीं कर सकते हैं। आगे दूसरा हम देखते हैं, देखते हैं योग रूढ़ शब्द, जो 2 रूढ़ शब्द, मतलब 2 रूढ़ शब्द से मिलकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं, तो क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। मतलब कह सकते हैं दशानन, पंकज, तो ये क्या है, सब योग रूढ़ शब्द है।
अभी हम क्या आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में हम एक पूरा इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी यौगिक शब्द क्या होता है, जब दो रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं। यहाँ आप देखिए क्या है, तीसरा अर्थ देते हैं, यहाँ तीसरा अर्थ नहीं देते। योग रूढ़ का मतलब होता है कि तीसरा अर्थ देते हैं, अयौगिक में क्या होता है, कोई तीसरा अर्थ नहीं देते। जैसे घुड़सवार, घुड़सवार में क्या है, देखिए दो शब्द है, घुड़ है और सवार है, तो यहाँ पे दो रूढ़ शब्द मिले, दो रूढ़ शब्द जब मिल गए, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई तीसरा अर्थ नहीं दिया, यानी जो घुड़सवार है तो घुड़सवार का अर्थ वही है। जैसे रेल अलग शब्द है, गाड़ी अलग शब्द है, अगर दोनों को मिलाया गया तो क्या बना, यौगिक शब्द बना, यौगिक शब्द, लेकिन इसका अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, रेलगाड़ी बोलते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा कौन सा है, उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं आगे कैसा है, कौन कौन सा है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द होते हैं। अब हम देखें तत्सम शब्द। तत्सम का मतलब है तत्, यहाँ पे देखिए हलंत लगा हुआ है, यहाँ पे जब हलंत लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि ये जब स्वर नहीं लगा होता है तो ये बिना स्वर के होते हैं। यानी अगर हम इसमें कंप्लीट लिखेंगे त हलंत प्लस अ लिखेंगे तब इक्वल टू क्या हो जाता है, त हो जाता है। तभी ये क्या आता है, ये स्वर के साथ लगे होते हैं। तो यहाँ पे त का इसका मतलब होता है कि अगर हम इसको किसी व्यंजन के साथ लिखते हैं तो आधा त मतलब बोला जाता है, इस तरीके से इसमें यहाँ पे लगा रहता है। अब इसको ध्यान रखिएगा। तो हलंत का हम मतलब बता दिया। तो यहाँ पे क्या है, तत् धन सम, मतलब कि उसकी समान, मतलब किसके समान, हिंदी की जो शब्द संस्कृत के समान हो। तो ये संस्कृत का मतलब स ले लीजिए, तो संस्कृत से जो समान है तो क्या है, याद रखने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। संस्कृत मतलब तत्सम, तस याद रखिएगा संस्कृत। तो यहाँ पे देखिए तत्सम, त आधा है, हमने आपको बताया जब त है यहाँ पे स है तो आ भी इसमें लगा हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आधा स लग गया, आधा त हो गया। ठीक है, संस्कृत के समान हो। अब हम यहाँ तत्सम का मतलब क्या है, हिंदी की जो शब्द संस्कृत के समान हो, ध्यान रखिएगा, संस्कृत के समान हो तो उसे क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे धन, नारी, सीमा, भूमि, ये शब्द क्या है, हिंदी में जो शब्द है संस्कृत के समान है। आगे हम देखते हैं, आगे अगला कौन सा है, तद्भव शब्द। तत् धन भव मतलब क्या, उससे उत्पन्न, मतलब किससे उत्पन्न, हिंदी की जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ आप देखिए उसके समान मतलब संस्कृत के समान है, और यहाँ क्या है, उससे उत्पन्न मतलब हिंदी जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए, यानी संस्कृत से उत्पन्न हुए। यहाँ द है, देखिए स में क्या था, संस्कृत था, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने आपको तरीका बता दिया, स से याद रखिएगा संस्कृत, यानी संस्कृत के समान हो, और द है, द से याद रखिएगा कि हिंदी। ठीक है, हिंदी, इस तरीके से आपको याद रहेगा। यानी हिंदी के जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे फूल, रात, दूध, पानी, ये क्या है, सारे संस्कृत शब्द से उत्पन्न हुए हैं। अब हम देखते हैं देशज शब्द। देशज शब्द का मतलब होता है, जैसे देश मान लीजिए अपना गांव है, ठीक है, एक तरीके से गांव है, गांव का मतलब यहाँ देश से मतलब है कि जो गांव की सीमा में ही सिमट कर रह गए। जैसे कुछ शब्द है वो केवल गांव में ही बोले जाते हैं, उस शहर में नहीं बोले जाते उतना, तो इसलिए उसकी मतलब एक लिमिट जो है गांव तक ही उसकी मतलब वो लिमिट रह गई, उसको बाहर उतना प्रचलित नहीं हुआ वो शब्द। जैसे मेहरारू, मनसेधु, डेबरी, मनई, तो ये सब शब्द जो क्या है गांव तक ही लगभग सीमित रह गए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। आगे हम देखते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द किसे कहते हैं, देश के बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे, जो मतलब विदेशी शब्द आए और हिंदी में एकदम वैसे ही उपयोग होने लगे, उन्हें क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। कौन कौन सा है, जैसे टाइम, टाइम का देखिए क्या है, ज़्यादातर इसका हिंदी में समय बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या टाइम ही यूज़ होता है हिंदी में भी। बल्ब, कुर्सी, मेज, ये सब शब्द क्या है, विदेशी शब्द कहलाते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा हिंदी में यूज़ होने लगे हैं। आगे हम देखते हैं, आगे कौन सा है, संकर शब्द। संकर शब्द देखिए क्या मिलकर, दोनों मिलकर देसी और विदेशी जो शब्द हैं उन दोनों को मिलाकर बना हुआ। जैसे रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी, किताब घर, सिनेमा घर, तो ये सब क्या है, देसी और विदेशी शब्द दोनों का मिश्रण शब्द होता है, तो इसे क्या कहते हैं, संकर शब्द बोलते हैं। अभी हम सारा इसको तत्सम हुआ, तद्भव हुआ, विदेशी शब्द हुआ, संकर शब्द हुआ, देशज शब्द हुआ, ये सब अभी हम पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हम आपको केवल यहाँ पे एक ओवरव्यू
दे रहे हैं। आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। अर्थ के आधार पर देखा जाए तो 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं आइए हम देख लेते हैं। एकार्थी शब्द होता है, अनेकार्थी शब्द होता है, पर्यायवाची होता है, प्रार्थी शब्द होता है। प्रार्थी को अभी हमने बताया विलोम शब्द होता है, पर्यायवाची शब्द होता है, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। हम यहाँ पे एक एक करके अभी पूरा चैप्टर जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम इसको पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे। अभी हम केवल ओवरव्यू ले रहे हैं। अब हम देख लेते हैं विकार के आधार पे। विकार के आधार पे हमने बताया था 2 होता है, विकारी शब्द होता है और अविकारी शब्द होता है। विकारी शब्द किसे कहते हैं? देखिए, जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदल देते हैं, मतलब कि वो समय समय पर अपना अर्थ बदल देते हैं। जैसे अभी कुछ और नाम है, अगर उसका किसी और जगह यूज़ हुआ तो वो नाम बदल जाता है। जैसे संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, विशेषण हुआ, क्रिया हुआ, ये सब क्या है, अपना समय समय पर अर्थ बदलते रहते हैं। आगे देखते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या है? जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ नहीं बदलते हैं। जहाँ जैसे करिए वो अपना अर्थ नहीं बदलते हैं। जैसे है, हो है, अरे, किंतु, तो, था, थी, इस तरीके से बहुत सारे जो शब्द हैं वो क्या है, वो अपना अर्थ नहीं बदलते हैं। आगे हम देखते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द का मतलब होता है कि बिना अर्थ के, मतलब कोई मतलब जिसका नहीं होता है। जैसे देखा जाए आजकल बोलते हैं राम वाम, रोटी वोटी। जैसे लोग बोलते हैं, कोई मेहमान आता है तो बोलते हैं नहीं रोटी वोटी लाओ और इनको खिलाओ, तो ओटी, रोटी तो ठीक है, ओटी क्या है? तो ये क्या है? निरर्थक शब्द बोला जाता है। मतलब इनका कोई अर्थ नहीं होता लेकिन इनके साथ में बोलते हैं अक्सर। पानी वानी, इस तरीके से होता है। आगे हम देखते हैं संधि। अब हम देखते हैं संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि का मतलब होता है ज्वाइनिंग। संधि का मतलब होता है ज्वाइनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? संधि है। तो हम संधि को स्टार्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं संधि। जो संधि का अर्थ क्या होता है? देखिए, संस्कृत जो संधि का जो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मेल, मतलब कह सकते हैं 2 वर्डों के मेल या जोड़ को ही संधि कहते हैं। तो जैसे 2 शब्द है, 2 शब्द जहाँ जैसे मान लीजिए एक शब्द ये है, एक शब्द मान लीजिए 1 है, ये शब्द 2 है। क्योंकि अच्छा इसको हम एग्जाम्पल से आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए भानु धन उदय, तो भानु और उदय 2 शब्द हो गए। तो इन्हीं के इन्हें जो शब्द का मेल जो होता है इन्हें क्या कहते हैं? भानु उदय कहते हैं। तभी हम देखिए ऊ का मात्रा कैसे चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए उर्मी है तो महोर्मी हो गया, तो ऊ कैसे मात्रा आ गया। अभी हम आजकल जब इसको संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कैसे इसका मात्रा चेंज हो रहा है। अभी हम बस यहाँ देख लेते हैं क्या है संधि परिभाषा। 2 वर्डों के मेल से होने पे जो विकार, मतलब विकार का मतलब होता है परिवर्तन, अर्थात परिवर्तन को संधि कहते हैं। एक शब्द में समझे, संधि का मतलब होता है क्या? ज्वाइनिंग। मतलब एक शब्द से 2 शब्द जुड़ते हैं तो तीसरा शब्द जो बनता है उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा जो है क्या? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद को भी हम साथ में समझते चलते हैं क्योंकि हम इसको अलग से नहीं पढ़ाने वाले हैं, इसको साथ में हम समझते हुए चलेंगे। संधि के नियमों द्वारा जो वर्णों को फिर उनकी पहली स्थिति में पहुंचा दिया जाता है, जैसे वर्ण जो है अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे भी हमने आपको बताया, जैसे हाँ ये भानुदय है, ठीक है। ये क्या है? अगर हम इसमें फिर से इसका संधि विच्छेद, इसी को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कर देते हैं। मतलब दोनों वर्ण जो है, वर्ण 1 जो है, ये वर्ण 2 है, तो इन दोनों को जब अलग अलग हम कर देते हैं तो इसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। यानी पुराने में जो संधि है उसको संधि विच्छेद में तोड़ देना है, शब्द क्या होता है? संधि विच्छेद कहलाता है। आगे हम देखते हैं संधि विच्छेद के जो नियम थे हमने उसको देख लिया। जैसे देखिए संधि राम अवतार, ठीक है, राम अवतार, देखिए ये क्या है? संधि है। अब इसका हमें संधि विच्छेद करना है तो हमें इसको इसमें ब्रेक करना होगा। तो पहले राम प्लस अवतार, मतलब अभी यहाँ पे अवतार कैसे आ गया, अभी हम इसका पूरा बताएंगे कि कैसे ये चेंज हो रहा है। हमने आपको बताया था जब भी कोई म है, ठीक है, अगर इसको बिना हम स्वर के लिखना चाहते हैं तो एक हलंत लग जाता है। यदि हमें इसको पूरा कंप्लीट लिखना है तो म हलंत प्लस अ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? म हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। राम अवतार मतलब राम अवतार, ठीक है। गजानन गज आनंद, तो ये क्या हो गया? ये सारे संधि विच्छेद हो गए। आगे देखते हैं संधि के भेद कौन कौन से होते हैं, संधि कितने भेद का होता है, ये सब हम आपको दिखाते हैं कैसे कैसे हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग में जो डॉट होता है उसी को विसर्ग कहते हैं।
तो यहाँ पे हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि हम पढ़ेंगे। ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही कठिन सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसको हम आसान तरीकों से पढ़ाने की कोशिश पूरा कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। आगे देखते हैं, आगे हमारा सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। याद रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। एक एक करके हम आपको देखेंगे कि कैसे शब्द को पहचानना होता है एग्जाम में कि दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि है, क्या कर सकते हैं, अयादि संधि है। तो कौन कौन से संधि है? ये स्वर संधि के भेद हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। आगे हम देखते हैं सबसे पहले गुण संधि। एक सेकंड हम आपको इसमें बता दें, तो हम जो सबसे पहले चर्चा जो करेंगे किसका करेंगे? गुण संधि का करेंगे, फिर वृद्धि संधि करेंगे, फिर यड़ संधि करेंगे, फिर अयादि संधि करेंगे, फिर हम लास्ट में दीर्घ संधि का चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं गुण संधि। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हम आपको बता दिया गुण संधि हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लास्ट में सबसे दीर्घ संधि चर्चा करेंगे। तो जो गुण संधि है, देखिए गुण संधि में क्या है? अ, आ प्लस या ई, उ और री अगर आते हैं तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है, ओ बन जाता है और आर बन जाता है। नहीं समझ में आया? तो देखिए, यदि आ रहे या आ रहे, ठीक है, इन दोनों के साथ यदि ई आता है तो क्या बनेगा? ए बनेगा, ठीक है। यदि उ आए तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। री आएगा तो क्या बनेगा? अर बनेगा। इतना हमें समझ में नहीं आया तो इसको भी हम अगर याद हुआ तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो हम आपको एक तरीका बताते हैं याद करने का, ठीक है। अब हम पहले गुण संधि का उदाहरण देख लेते हैं। अब हम इसके साथ में देखिए संधि विच्छेद भी करते हुए चल रहे हैं। आप संधि विच्छेद ध्यान देखिएगा। नरेंद्र, सुरेंद्र, महेश, जलोर्मी, महर्षि। अब इनको देखिए, ये 6 एग्जाम्पल जो हैं, अब इसको ध्यान से देखिए। नरेंद्र में है क्या है? यहाँ पे देखिए जब दो शब्द जुड़ रहे हैं, नर, धन, इंद्र, क्या है? लास्ट में र है। जैसे र कैसे शब्द बनता है? र हलंत प्लस अ, ठीक है, इस तरीके से बनता है। अब हम देखिए नर र ई है, ई शब्द आ गया तो कौन सा मात्रा? ई हमने बताया था ई और ई किससे बनता है? एक आ जाता है। तो यानी जहाँ भी अ के बाद ई आया, ठीक है, तो क्या बन गया? ए बन गया। देखिए यहाँ भी ई आया, ए का मात्रा लग गया। बड़ी ई आया तो भी क्या है? एक ए का मात्रा लग गया। ऊ आया, देखिए ऊ आया, ऊ के साथ हमने बताया था ऊ के साथ क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ओ के साथ देखिए यहाँ पे क्या है? ओ का मात्रा लग गया, ऊ आया। री आया, री पे हमने क्या बताया? अर। देखिए यहाँ पे क्या है? री है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये देखिए र का लग गया, ठीक है। अब देखिए आपको, अब तो आसान तरीके से सबसे देखिए, सबसे पहले आप बस इतना ध्यान दीजिए कि अगर आपको ये दिख जाए, केवल एक अव मात्रा दिख जाए, ठीक है, ओ का मात्रा दिख जाए, तो आपको बस इतना रखना है कि कौन सा संधि है? गुण संधि है। अगर आपको ये नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं है, बस आप इसको याद रखिएगा, ओ, ए, ओ और क। बस अब इसमें देखिएगा बीच में जो भी आएगा मात्रा बीच में हमेशा आएगा। बीच में आप देखिएगा किसका मात्रा है, ठीक है। बीच में जो मात्रा आएगा उसी हिसाब से आपको बता देना है। एक आएगा तो आप देखिए एक आया तो क्या हो गया? गुण संधि हो गया। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हम देखते हैं, वृद्धि मतलब थोड़ा सा और एज बढ़ा, मतलब वृद्धि मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया। तो आ ओ ए आए, ओ आए, इन दोनों का मात्रा कौन सा हो गया? ए हो गया और औ हो गया। उसमें क्या है? हम आपको पहले बताया था जो, इसमें देखिए क्या है? ए है, ओ है और आर है। ध्यान रखिएगा इस मात्रा को, ठीक है। आगे हम देखते हैं, हाँ इसमें क्या है? ए है और ओ है। बस अब इसका रिजल्ट याद रखिएगा। हम इसका तरीका पूरा बुक में आपको भरा पड़ा है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, लेकिन हमें आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अ आए या फिर ए आए, ए आए या ओ आए, इन दोनों केस में क्या है? ओ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमेशा बीच में क्या है? डबल मात्रा आएगा। तो जब ये डबल मात्रा आएगा, हम इसको ट्रिक के तरीके से बता रहे हैं, डबल मात्रा आएगा तो कौन सा हो गया? वृद्धि संधि हो गया। यदि सिंगल आएगा तो यदि सिंगल आएगा तो कौन सा संधि हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा।
यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बता दें, आपको अगर इसमें ट्रिक नहीं समझ में आएगा तो अब उसको आप पैटर्न है, आप पूरा पैटर्न आप याद कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको आसानी से बता सकें, क्योंकि आपके पास पूरा बुक पढ़ा हुआ है, आप बुक से पढ़ सकते तो आप यहाँ पे क्यों आते हैं। तो आपको यहाँ पे हम आसानी से तरीके से बताने के चक्कर में इसीलिए पढ़े हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ पे जो ए और जो गुण संधि है यहाँ पे तो सभी स्वर संधि, लेकिन जो आगे भी हम पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कौन सा संधि है। आगे है यड़ संधि। यड़ संधि भी हम आपको पहचानने का तरीका बताते हैं, कैसे पहचानते हैं। देखिए ई ओ री के साथ आ ओ ए तो क्या है, य व र बन जाता है। अब इतना तो हमें ये सब नहीं याद होने वाला है, तो हम बस इसको क्या याद करते हैं, जहाँ भी य व और र आए, जहाँ भी क्या है य व र आए, मतलब एक तरीके से कर सकते हैं इसमें हम बता दें, जैसे कोई भी, अब देखिए इतना आपको अगर नहीं याद रखना तो इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, कोई भी अधूरा शब्द जरूर आएगा, कोई भी अधूरा शब्द जरूर आएगा, मतलब कोई अधूरा शब्द आएगा, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, अति आवश्यक, देखिए यहाँ पे संधि है, टी है, यहाँ पे ई का मात्रा ई आ गया, ठीक है, आवश्यक आ गया, तो यहाँ पे क्या है, य में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या देखिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए त है, य भी है, यहाँ पे देखिएगा कोई भी अधूरा शब्द जरूर आएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से ध्यान रखिएगा। गुरु ओदन, यद्यपि यद्यपि, देखिए यहाँ पे भी आधा द है, ध है, देवी आगम, वह या आगम, देवाज्ञम हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको पहचानने का तरीका है, हमेशा ध्यान रखिएगा कोई ना कोई अधूरा शब्द जरूर आएगा, तो ये कौन सा संधि हो गया, यड़ संधि हो जाता है। यड़ संधि खासियत क्या है, य व और र हमेशा आता है। चलिए आगे देखते हैं हम अयादि संधि। अयादि संधि हम देखते हैं, अयादि संधि में कौन सा होता है। अयादि संधि में देखिए ध्यान से देखिएगा, ए ओ प्लस अ ई उ ई आए, तो अ आए, अब इन तीन शब्दों को ध्यान रखिए, अ आए या अभी आए, अब इन तीन शब्दों के बस आप ध्यान रखिएगा, अयादि शब्द आए, औ, अभी। इसका पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, अयादि शब्द को उदाहरण देखिए, ने धन अन, तो ए आ गया, अब उसके बाद क्या आया, आ गया, तो यहाँ पे देखिए नयन, सबसे आसान तरीका होता है अयादि संधि, इसका सबसे एकदम सिंपल होता है इसको पहचानने का। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अय है, अय देखिए, व औ, य, नाविक, देखिए वी से आ गया ना नाविक, तो देखिए अ से आय भी बनता है, अ से आई भी बनता है, उसी तरीके से अ से आओ भी बनता है, अभी से आवी भी बनता है। तो बस अब यहाँ पे केवल ये शब्द याद रखिए कि आय, आओ, अभी है, तो यहाँ भी एकदम सिंपल होता है अयादि संधि, बस इतना ध्यान रखिए कि सबसे सिंपल होता है, इसमें एकदम सिंपल होता है। आगे हम देखते हैं, आगे कौन सा है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि देखिए सबसे लंबा है, अ है, आ ई उ आ ई उ, तो मिलकर क्या बनते हैं, आ बनाते हैं, ई बनाते हैं, उ बनाते हैं। हम अभी तक जितना भी देखें सब हम रिजल्ट पे मैटर कर रहा है कि कौन कौन सा रिजल्ट हम इसको ध्यान में रखेंगे। तो अब दीर्घ संधि के उदाहरण देखते हैं। देखिए विद्या धन अर्थी, क्या हो गया, विद्यार्थी हो गया। कैसे समझे, देखिए आया, फिर क्या आया, आ आया, तो कहाँ क्या बदल गया, आ हो गया। दीर्घ संधि का सबसे आसान तरीका यही पहचानने का है, ठीक है, इस तरीके से। जैसे सुवक्ति हो गया, सुक्ति हो गया, तो यहाँ पे देखिए मात्रा कौन सा था, मात्रा छोटा था, अब क्या हो गया, दीर्घ में गया, यहाँ पे मात्रा चेंज हो जाता है। आगे हम देखते हैं व्यंजन संधि। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वर व्यंजन तो सबको याद हो जाता है, लेकिन व्यंजन इतनी जल्दी सबको समझ में नहीं आता है। तो आइए हम व्यंजन संधि पढ़ते हैं। व्यंजन शब्द का मतलब क्या होता है, जब किसी व्यंजन का व्यंजन मतलब व्यंजन हुआ या स्वर से किसी भी मेल से जो विकार मतलब परिवर्तन होता है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन उत्पन्न हो, वहाँ पे क्या होता है, व्यंजन संधि प्रयुक्त होती है। यानी इसका मतलब क्या है, व्यंजन के बाद स्वर भी हो सकता है और व्यंजन हो सकता है, चाहे जो दोनों में से कोई एक हो सकता है। आगे हम देखते हैं व्यंजन संधि के उदाहरण। जैसे देखिए अच,
अंता, अजंता हो गया। अब यहाँ पे देखिए च कैसे ज में बदल गया, अभी हम सब आगे देखेंगे कि कैसा ये बदल रहा है। हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे अभी बस लिए हुए हैं। अजंता हो गया, जैसे सट मास हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, पनमास हो गया। तो यहाँ पे देखिए ट कैसे म में बदल गया, तो वो अभी हम आगे सब देखेंगे। यहाँ पे ट देखिए आधा न में बदल गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं अब इसके व्यंजन संधि के भेद। तो व्यंजन संधि के हम सबसे पहले नियम देख लेते हैं। सबसे पहले हम नियम करके एक एक करके देखते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी पहले वर्ण का किस में है, तीसरे वर्ण में परिवर्तन। पहला जैसे क है, ठीक है, ख, एक सेकेंड हम आपको पूरा अच्छे से आपको बता दें, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्या बोल रहा है। पहला और तीसरा, जब पहला और तीसरा बोल रहा है तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ध्यान रखिए, क है, ख है, ग है, घ है, ठीक है, फिर उसके बाद च है, च, छ, च, च, छ, ज, झ है, ठीक है, ये है। तो पहला, ठीक है, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो एक तरीके से देखिए, क क्या है, ग में बदल जाता है, च क्या है, ज में बदल जाता है। इसको हम अभी दिखा रहे हैं आपको, अभी समझा रहे हैं इसका एग्जाम्पल कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पहला जो वर्ण है तीसरे वर्ण में, याद रखिए, बस यहाँ पे क ग याद रखिएगा, एक याद रखेंगे आपको पूरा याद रहेगा। व्यंजन संधि में पहले वर्ण का जो है तीसरे वर्ण में बदल जाता है। आगे देखिए कम, जैसे देखिए यहाँ पे आ गया, ये सारे हलंत पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि हलंत का मतलब होता है आधा का, यानी बिना स्वर के लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये बात का ध्यान रखिएगा, क का मतलब है यहाँ पे अगर हलंत लगा हुआ है तो ये बिना स्वर के लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हलंत का बहुत इंपॉर्टेंट है। क किस में बदला, देखिए ग में बदला। च किस में बदला, ज में बदला। ट ड में, त द में, प किस में बदला, ब में बदला। तो यहाँ पे एक एक करके हम एग्जाम्पल देखते हैं। आप ध्यान से दीजिएगा कि क, च, ट, त, प जो पहला वर्ग है, जो पहला है वर्ण है, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे एक बार आपको नहीं याद होगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, आपको पूरा वीडियो याद हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ, अब यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क का ग में बदलने का जो उदाहरण उसका देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिक अंबर, तो यहाँ पे देखिए द है, ठीक है, एक सेकेंड हम आपको समझा दें, हलंत लगा हुआ है, ठीक है। फिर अ, ब, र, तो यहाँ पे जो क है ये, और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ये जो क है यहाँ पे जो अ है, दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ग बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द ग बन जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, जैसे दिक क अंबर है तो यहाँ पे दिगंबर हो गया। तो यहाँ पे जैसे क है, ये आधा क होता है, अ के साथ मिला तो ये पूरा बन गया, यानी दी क अ हो गया। अब यहाँ पे देखिए दिग्गज है, दी क ग ज, यानी दिग्गज। यहाँ कब आधा ग आ जा रहा है, यहाँ पूरा ग आ जा रहा है, उस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। दिग्गज में ठीक है, दी क प्लस ग ज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दी है, यहाँ पे क है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई अ नहीं है, तो यहाँ पे कोई कंप्लीट नहीं बना रहे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये आधा क होता है, तो आधा क है, तो आधा जब क ग में बदलता तो यहाँ पे ग के हो जाएगा, यानी यहाँ पे दिग्गज हो जाएगा। तो यानी जब यहाँ पे कोई स्वर नहीं है, अ मतलब स्वर नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो गया, आधा हो गया। उसी तरीके से देखिए दी क है, यहाँ पे अ है, तो अ क्या हो गया, ग में बदल गया, तो क्या हो गया, दिगंबर हो गया। यानी क किस में बदलता है, ग में बदलता है। अब यहाँ पे भी देखिए क हलन के साथ है, ग है, लेकिन यहाँ पे अ नहीं है, इसलिए अपना पूरा शब्द नहीं बना पा रहा है। जब पूरा वर्ण नहीं बना पा रहा है तो क्या हो गया, आधा ग हो गया। यहाँ पे देखिए आधा ग हो गया, यानी क्या हो गया, दिग्गज हो गया। उसी तरीके से वाक धन ईस क्या हो गया, वागीस, यानी क जो है किस में बदल गया, ग में बदल गया, तो यानी क्या हो गया, वागीस। यहाँ पे ई देखिए है, तो ये क्या हो गया, ग में पूरा परिवर्तन हो गया। आगे देखते हैं च को ज में बदलने का उदाहरण। उसी तरीके से एकदम सेम है, च है किस में बदल जाता है, ज में बदल जाता है। यहाँ पे देखिए च आधा है, अ लगा, पूरा च हो गया है, तो यानी जब पूरा च हो गया तो च किस में बदलता है, ज में बदल जाता है, यानी क्या हो गया, अजंत हो गया। च है अयादि, यानी क्या हो गया, च आजादी में, च जो है अ में बदल गया, यानी अ च किस में बदल जाता है, ज में बदल जाता है।
उसी तरीके से ट ड में बदलता है, सट आनन होता है, यानी षडानन हो गया, सट यंत्र हो गया, नहीं षडयंत्र हो गया। यहाँ पे देखिए ट य में बदल गया, ट किसमें ड में बदलता है। उसी तरीके से त का द में बदलना है, देखिए त यहाँ पे है तो क्या हो गया, द हो गया, त से तो सत धन आशय, ये उल्टा हो गया, यहाँ त है आशय, यहाँ त किस में बदल जाता है, द में बदल जाता है, तो क्या हो गया, सदाशय हो गया। प को ब में बदल दिया जाता है, जैसे प है, देखिए यहाँ पे प है, हलंत में है, तो यहाँ पे प क्या आधा है, तो यानी जो हमारा ब भी बदलेगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि कब हम आधा लेंगे, कब हम पूरा लेंगे शब्द को। तो यहाँ पे प है, ब है, प को किस में बदला जा रहा है, ब में बदला जा रहा है। जैसे देखिए अ प ज है, यहाँ प क्या है, आधा है, तो यहाँ पे जब हम ब लिखेंगे प किस में बदलता है, ब में बदल जाता है। तो आप बस यहाँ पर रखिएगा एक पहला तीसरे, यानी क जो है ग में बदल जाता है। जब एक आप याद रखिएगा, बाकी च छ ज में बदल जाता है, ट ठ ड में बदल जाता है, त थ द में बदल जाता है, प फ ब में, इस तरीके से आपको पूरा याद हो जाएगा। बस आप केवल क वाला मत भूलिएगा, एक लाइन आपको याद रहना चाहिए। आगे हम देखते हैं वर्ग के पहले यदि वर्ण का पांचवा वर्ण में परिवर्तन हो जाए, यानी वर्ग के पहले जो है वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो। अभी हमने पढ़ा क्या, पहला वर्ण था तीसरे वर्ण में बदल रहा था, ठीक है। अब क्या है, पहला जो है पांचवें, जिसे नासिक के साथ बोलते हैं, नासिक के होता है उसमें बदलते हैं, ठीक है। देखिए क किस में बदल सकता है, ड में बदल सकता है, च या में, ट ज में, ट ठ क च ट ठ ट ठ ज म, ये सब सारे परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण हम देखते हैं, क को ड में बदलने का उदाहरण क्या है वाक्मय। तो यहाँ आप देखिए क किस में बदल गया, अड़ में, ड में, अंग में बदल गया। उसी तरीके से दिक्मंडल, देखिए दिक्मंडल क्या है, दिगमंडल हो गया, ठीक है। क किस में बदल गया, अंग में बदल गया। आगे देखते हैं ट किस में बदल रहा है, ट जो है अड़ा में बदल रहा है। जैसे सट मास, ट किस में है, ट किस में बदल जाएगा, अड़ा में। यहाँ पे देखिए आधा है, हलंत लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, सट मास हो गया। षटकोण वाला जो स होता है उससे। ट मूर्ति, ट यहाँ पे क्या है, आधा है, हलंत के साथ है, तो यहाँ पे षट मूर्ति हो गया। उसी तरीके से देखते हैं त को न में बदलने के उदाहरण। जब त है, ठीक है, त है, त किस में बदल रहा है, न में बदल रहा है। उत धन नति, तो यहाँ त देखिए क्या है, यहाँ पे न अ नहीं है, तो इसलिए क्या है, आधा त हो जाएगा। त किस में बदल जाता है, फिर न में, तो न क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, उन्नति हो गया। उसी तरीके से जगन्नाथ, त है, न आधा बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। आगे देखते हैं प को म में बदलने का उदाहरण। जब प है, म को बदल देते हैं, अप मय, प किस में बदलता है, म में बदलता है, क्या हो गया, अमय हो गया, ठीक है। यहाँ पे प आधा प है, तो इसलिए आधा म आएगा। आगे हम देखते हैं छ संबंधित नियम। छ संबंधित नियम में हम देखते हैं यदि ह्रस्व स्वर रहे या दीर्घ स्वर रहे और लास्ट में क्या है, छ है, तो यहाँ क्या हो जाता है, च हो जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि छ संबंधित जो नियम है। अब देखिए ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर हम आपको बताए हैं पहले ही कि किसको बोलते हैं, क्योंकि आपको वो नहीं पता रहेगा तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो आपको हम बता दें ह्रस्व स्वर कौन सा था जिसमें कम समय लगता है बोलने में, और दीर्घ स्वर में क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है। कौन कौन सा होता है ह्रस्व स्वर में, अगर देखा जाए तो अ, ई, उ और री, ये क्या हो गए, ह्रस्व स्वर हो गए। और दीर्घ स्वर किसे बोलते हैं, आ, ई, ओ, ए, ओ, औ। तो ये क्या हो गए, ये दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 3 3 6 7 7 होते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं आगे कैसे है। जब दीर्घ ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो और साथ में छ आ जाए तो क्या बदल जाता है, च में बदल जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं।
आगे चला गया। स्वच्छंद, यानी देखिए यहाँ पे व है, ठीक है, व है, यहाँ पे क्या है देखिए छ, छंद है, तो यहाँ पे क्या हो गया च आ गया। किसमें छ किसमें बदल गया, देखिए यहाँ पे सौ छ किसमें बदल गया, यहाँ पे क्या है आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या है छ आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया स्वच्छंद हो गया, यहाँ में च आ गया। यहाँ पे एक तरीका आपको यहाँ पे देखिए हमेशा च छ, च और छ हमेशा दोनों साथ में रहेंगे, याद रखने का तरीका है। जब भी छ आएगा तो वहाँ पे हमेशा आधा च और छ आ जाएगा, याद रखिएगा। जैसे आच्छादन है, तो यहाँ पे देखिए आ गया, आधा क्या आ गया च आ गया, आच्छादन हो जाता है। जहाँ भी छ आएगा या दीर्घ हो या ह्रस्व हो, जब भी आएगा तो वहाँ पे आधा च आ जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा च छ, चछ, हमेशा च छ साथ हमेशा रहेगा। आगे देखते हैं त संबंधित नियम। त संबंधित नियम हम आपको देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कौन सा, च छ, ज झ, ट ठ, ड ढ, ल होता है। अब बस त संबंधित इसी नियम पे लागू होता है, इसको ध्यान रखिएगा। च छ, ज झ, ट ठ, ड ढ, ल है, ठीक है। आइए हम देखते हैं इसको आगे। जब भी च या छ आए तो उसमें कौन बड़ा है, च, या कह सकते हैं जो पहला आएगा वो हो जाएगा। ज झ में कौन है, ज आएगा, चाहे ज आए तो भी ज लिखाएगा, झ आएगा तो भी ज लिखाएगा, ट आएगा तो भी ट, ड आएगा तो भी ढ लिखाएगा, ट ठ ड, ड आएगा तो ड लिखाएगा, ढ आएगा तो भी ड लिखाएगा, ल है तो ल लिखाएगा ही, इसको पहचानने की जरूरत ही नहीं है, आसानी से हो जाएगा। आगे देखते हैं त, ठीक है। त के बाद यदि च, ज, झ, ट, ड, ल के उदाहरण हम देखते हैं, यानी च आए चाहे झ आए, ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, दोनों केस में च लिखना है। अच्छा, त के बाद च आया, ठीक है, त आया, च आया, त च के बाद हम क्या लिखते हैं, च ही लिखते हैं। दोनों में बड़ा क्या है, यहाँ पे देखिए आधा च आ गया ना, च हो चाहे झ हो, यानी यहाँ झ भी रहता तो भी हम च ही लिखते, तो क्या हो गया आधा च, यानी यहाँ पे त है फूला ना, आधा त है, यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, देखिए हलंत लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया आधा च हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उच्चारण हो जाएगा। सत जन, मतलब यहाँ पे त है यहाँ पे ज है, तो यहाँ पे ज है देखिए ज है तो भी क्या है यहाँ पे ज लिखाएगा, यानी आधा त है तो ये क्या हो जाएगा आधा ज में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सज्जन हो जाएगा। आगे देखते हैं संबंधित नियम। स त जो है स और ह, ये दो होते हैं, इसके भी दो होते हैं। अगर देखा जाए त च में बदल जाता है, स किस में बदलता है, छ में बदलता है। यदि ह है तो त किस में बदल जाता है, द में बदल जाता है, ह है तो ध में बदल जाता है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं त और स के उदाहरण। त और स के उदाहरण हम देखते हैं, इसका उदाहरण हम देखते हैं। त और स का उदाहरण, त स, यहाँ पे क्या हो गया देखिए श्वास है, उत श्वास, इसका क्या हो गया उच्छ्वास। यहाँ पे देखिए च और छ आ गया, च और छ आ गया ना, तो यानी त है और स है, ठीक है। त यहाँ पे देखिए है और स यहाँ पे है, देखिए तो त किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा, और जो स है किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा, तो यानी आधा त ये आधा च आ गया, और श्वास जो है बड़ा सा है तो क्या हो गया छ हो गया, तो क्या हो गया उच्छ्वास हो गया। अब त के साथ देखिए बड़ा सा आ गया, त किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा, स किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा, त च में बदल गया, स किस में बदल गया, छ में, यानी उच्छिष्ट हो गया। त किस में बदलता है, च में, स किस में बदलता है, छ में बदल जाता है, तो किस में हो गया सच्छास्त्र, ठीक है। अब देखते हैं ह, ह के केस में क्या होगा। अब ह के केस में हम देखते हैं यदि त और ह हुआ तो त किस में बदल जाता है, द में बदल जाता है, और ह किस में बदल जाता है, ध में बदल जाता है। देखिए आपको याद तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि हिंदी है, यहाँ थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि सबको आप हर सब्जेक्ट आसान नहीं होता है, इसको हम आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो त किस में बदलता है, द में बदलता है, और ह किस में बदलता है, ध में बदलता है। इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, त और ह। त उत हार, त किस में बदलेगा, द में बदलेगा, यानी त है तो यहाँ से द हो जाएगा, ठीक है। और हार, ह किस में बदलेगा, ध में बदलेगा, क्या हो गया उद्धार हो गया। उत हरण, त किस में बदलता है, द में बदलता है, ह है, ह किस में बदलेगा, ध में बदलेगा, क्या हो गया उद्धरण हो गया। तत हित, तद्धित हो गया,
अब आप समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका मात्रा चेंज होता है। त है तो द में बदल जाएगा, ह है तो ध में बदल जाता है। त के नियम में देखिए स आता है एक, और क्या आता है, ह आता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं न संबंधित नियम। न संबंधित नियम कुछ खास नहीं है। देखिए री हो, इसे री बोलते हैं, चाहे र हो चाहे स हो, ये तीन शब्द हो कोई, और उसके बाद अगर न आता है तो किस में बदल जाता है, अड़ में बदल जाता है। न शब्द आता है किस में बदल जाता है, अड़ में बदल जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कृष्ण है, ठीक है, कृष्ण प्लस न, तो यहाँ पे देखिए षटकोण वाला स है, षटकोण वाला स के बाद क्या आया, न आ गया, तो यानी न आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, कृष्ण हो गया। न किस में बदल जाता है, अड़ा में बदल जाता है, तो क्या हो गया, कृष्ण हो गया। अब यहाँ पे आधा स क्यों है, क्योंकि हमने आपको बताया था यहाँ पे अ नहीं है, इसलिए यहाँ पे आधा स लग गया, तो न किस में बदल गया, न जो है अड़ा में बदल गया। आगे हम देखते हैं, आगे जैसे परिणाम हो गया, तो परि न किस में बदल जाता है, न अड़ा में बदल जाता है, तो क्या हो गया, परिणाम हो गया। उसी तरीके शोष धनन, तो क्या हो गया, शोषण हो गया, यानी षटकोण वाला स आया, फिर न आया, न किस में बदल गया, ये देखिए स है, ठीक है, स से पूरा हो गया, पूरा स हो गया, न है, न किस में बदल गया, अड़ा में बदल गया। उसी तरीके से विष्णु, बीस षटकोण वाला स है, तो यहाँ क्या आधा स हो जाएगा, नु है तो क्या हो जाएगा, विष्णु में बदल जाएगा। तो उसी तरीके से प्रमाण, प्रमाण मतलब क्या होता है, प्र धन मान, मान है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रमाण, न किस में बदल गया, अड़ा में बदल गया। आगे हम देखते हैं अगला नियम। अगला नियम कौन सा है, म संबंधित नियम। यदि आपको अभी दिक्कत हो रहा है, जब हम इसका क्वेश्चन लाएंगे तो आप वहाँ पे देखिएगा कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान आपको लगने लगेगा किस तरीके से इसका संधि विच्छेद किया जा रहा है, कैसे इसको हम पहचानेंगे कौन सा स्वर व्यंजन है, दीर्घ व्यंजन, सबको आपको समझ में आने लगेगा। अब देखिए म के संबंधित नियम क्या है, देखिए म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक मतलब अंग, इया, अड़, न, म अथवा कह सकते हैं अनुस्वार बन जाता है। जो नासिक शब्द होते हैं कौन से हैं, अंग, इया, अड़, न, म, ये जो लास्ट वाले होते हैं उन्हीं को नासिक शब्द को क्या होते हैं, बन जाते हैं। ध्यान देने की यहाँ कोई बात है, एक बात है उसको ध्यान रखिएगा कि सदैव म का रूप जो होता है कैसे लिखा जाता है, सम को जैसे हम स में लिख सकते हैं, जैसे सम है, ठीक है, तो यहाँ भी ये हलंत लगा हुआ, तो चाहे तो हम इसको एक बिंदी के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे म का क ख ग में उदाहरण देखते हैं, जैसे स म कल्प है, देखिए यहाँ पे स म है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या बताया कि शब्द के अंत में अनुस्वार सदैव म का रूप होता है। तो सम कल्प, देखिए इसमें हो गया स, कल्प में चेंज हो गया, सम ख्या, तो क्या हो गया, सम म किसमें चला गया, यहाँ बिंदी आ गया, तो क्या हो गया, संख्या हो गया। उसी तरीके से समचय क्या हो गया, संचय हो गया। किंचित क्या हो गया, किंचित हो गया। समजीवन तो क्या हो गया, संजीवन हो गया। इसी तरीके से सारे एग्जाम्पल एक एक करके पूरा है। चाहे देखिए हाँ, दम, ठीक है, ड तो क्या हो गया, दंड, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए दोनों सही है। खंड चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए दोनों का सही है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं म जो है, म के बाद त थ द की उदाहरण कौन से, सम त आ गया, तो क्या हो गया, संतोष, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे वैसे लिखिए। किम नर, म किस में बदल गया, आधा न है तो किस में बदल गया, नर में बदल गया। समदेह तो क्या हो गया, संदेह हो गया, म न में बदल गया। ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे ये अलग है, म और म के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सम म, ये म है तो यहाँ पे हलंत लगा हुआ तो आधा म हो जाएगा, तो क्या हो गया, सम्मति हो गया। सम मान, तो ये क्या हो गया, सम्मान हो गया। आगे देखते हैं संबंधित नियम। संबंधित नियम किस में है, जैसे स है तो स किस में बदल जाएगा, षटकोण वाले स में बदल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। संबंधित नियम में क्या है, स जो है ये किस में, षटकोण वाले स में बदल जाता है। यदि स से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आए तो उस स को किस में बदल दिया जाता है, देखिए ये षटकोण वाले स में बना दिया जाता है। स संबंधित नियम में याद रखिएगा। जैसे कोई भी सन से पहले, देखिए स से पहले अ या ई से भिन्न कोई स्वर आए, इस यानी इन दोनों आए तो चलेगा, ठीक है, तब नहीं चेंज होगा। लेकिन अगर ये इससे भिन्न आ गया तो वहाँ पे स की जगह क्या आएगा, षटकोण वाला स बना दिया जाएगा।
तो वी है, तो यहाँ पे ना आ है ना ई है, तो यहाँ पे ई है, ती की जगह क्या हो गया स है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे षटकोण वाला जो स है ये किस में चेंज हो गया, षटकोण वाले स में चेंज हो गया। जैसे अभिषिक्त है, अभिषिक्त है, तो यहाँ भी है, तो भी क्या है ई है, तो यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे क्या है अभिषिक्त हो जाएगा उस तरीके से। अब हम देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, जो एक बिंदी होता है उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। किसी संधि का में विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने पर चाहे स्वर आ सकता है चाहे व्यंजन आ सकता है, ठीक है, विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग लगा दिया हमने, कोई शब्द मान लीजिए जैसे दुख है, दुख है, दुख, ठीक है, या कह सकते हैं जैसे मान लीजिए मन बल है, तो ये म न, तो ये क्या है, ये जो दो बिंदी देख रहे हैं डॉट वाले, तो यही क्या है, ये विसर्ग है। तो विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, दोनों में परिवर्तन जो होता है उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जैसे हम अभी एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, अभी कैसे चेंज हो रहा है वो नहीं बता रहे हैं। मन बल, मन बल, तो यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आ गया, व्यंजन आ गया, तो क्या हो गया, मनोबल हो गया। अब विसर्ग कैसे ओ मात्रा में बदल गया, अभी हम आगे देखेंगे। जैसे नी है, नीह धन, तो यहाँ ये जो विसर्ग है र में परिवर्तित हो गया, क्या हो गया, निर्धन हो गया। अब हम इसका विसर्ग संधि का नियम देखेंगे। जब विसर्ग के साथ हम एक एक करके देखेंगे, च और छ आए, ये जो विसर्ग है मान लीजिए इसके बाद जो भी च या छ आए, ठीक है, तो किस में बदल जाएगा, बड़ा जो स होता है उसमें बदल जाएगा। ध्यान देखिए, च और छ के साथ जो भी आएगा बड़ा स में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे दुशासन, तो किस में बदल गया, दुशासन में बदल गया, ठीक है। यश शरीर, तो स क्या आ गया, यहाँ पे देखिए स आ गया, तो शरीर, तो यहाँ पे क्या है, यश शरीर हो गया। च और छ आएगा जब भी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दुशासन या दुशासन, इस तरीके से होगा। यदि ट और ठ आए, यदि ट और ठ आए तो यहाँ पे क्या हो जाता है, षटकोण वाला स हो जाता है, ठीक है, षटकोण वाला स हो जाता है। जैसे धनु, धनु टंकार, तो यहाँ पे क्या हो गया, धनु है, ठीक है, ट आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, षटकोण वाला स हो गया, धनुष टंकार हो गया। फिर चतु टीका, यहाँ पे त है, यहाँ पे देखिए टीका, ट आ गया, टी, तो यहाँ पे क्या आएगा, आधा स आ जाएगा। क्यों आधा स आएगा, क्योंकि यहाँ पे आधा स ही, यहाँ पे हलंत वाला जो स था वही स लगता है। जैसे यहाँ पे च और छ में आएगा कि आधा स लगेगा, तो उसी तरीके से यहाँ पे लगा है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, आगे हम देखते हैं त और थ आ जाए, देखिए च और छ आएगा तो स बनेगा, यदि त और थ आएगा तो छोटा वाला जो स होता है वो बनेगा। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। अंतः तल, त आ गया, यहाँ त आ गया, ठीक है, त में किस में बदल देता है, जो छोटा वाला स हो उसमें, अंतः स्थल, ठीक है। यहाँ पे देखिए षटकोण वाला हलंत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, यहाँ बिना हलंत का आप नहीं लिख सकते। हलंत अगर नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हलंत से हमें पता चलता है कि आधा लिखना है कि पूरा लिखना है, हमें बिना उसके में पता नहीं चलता है। नियताप, क्या हो गया, निस्ताप हो गया। आगे हम देखते हैं विसर्ग में कोई परिवर्तन न हो तब की किस्म क्या एग्जाम्पल होता है, निसंदेह, निसंदेह भी कर सकते हैं, निसंदेह, चाहे आप ऐसे लिखिए तो भी सही है, चाहे ऐसे लिखिए तो भी सही है। आधा स कहाँ से आ गया, हम आपको पिछले में बताए थे, क्या है आधा स, चाहे अब ऐसे लिखिए चाहे अब ऐसे लिखिए। दुस्साहस, क्या हो गया, दुस्साहस है, दुस्साहस, चाहे इस तरीके से लिखिए चाहे इस तरीके से लिखिए। आगे देखते हैं विसर्ग के बाद यदि क या ख, प या फ व्यंजन आए तो विसर्ग में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। क ख, ध्यान रखिएगा, क या ख या प फ आए तो व्यंजन में क्या होता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे अध, यहाँ पे प आ गया, ठीक है, यहाँ पे प आ गया तो क्या हो गया, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हो गया, यानी अध पतन हो गया। प्रातः काल, यहाँ पे क आ गया तो क्या हो गया, एकदम सेम टू सेम लिख देंगे, प्रातः
काल, इस तरीके से। अभी हम ज़्यादा इसका एग्जाम्पल नहीं है, जब हम इसका क्वेश्चन लेके आएंगे तो वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा करेंगे। आगे हम देखते हैं, यदि विसर्ग के पहले वर्ण, यानी विसर्ग के पहले वर्ण में ई या उ स्वर हो तो विसर्ग का किस में बदल जाता है, स में बदल जाता है। तो यानी विसर्ग है उसके पहले की बात हो रही है, यानी पहले ई या उ आए तो क्या हो जाएगा, सट वाला जो षटकोण वाला स है उसमें हो जाता है, बदल जाता है। जैसे नी कलंक, तो यहाँ पे देखिए विसर्ग लगा हुआ है, इसके पहले क्या हो गया, ई का मात्रा आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, षटकोण वाला स आधा आ जाएगा, तो निष्कलंक हो जाएगा। उसी तरीके से दु कर, तो यहाँ पे दु है, ऊ का मात्रा लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। इस तरीके से इसका परिवर्तन होता है, जो विकार होता है। विसर्ग से पहले यदि अ हो, देखिए यहाँ पे क्या है, ई या ऊ होता था तो आधा षटकोण वाला स आ जाता था। यदि अब अ आ जाए, यदि उसके पश्चात क्या हो जाए, कोई घोष व्यंजन आए तो असंयुक्त विसर्ग में हो जाता है, क्या हो जाता है, ओ में बदल जाता है। तो आप हमें बताइएगा कि घोष व्यंजन किसे कहते हैं, क्योंकि हमने इसको पहले पार्ट में हमने बताया है कि घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। क्योंकि आप जब तक इसको नहीं बताएंगे, आप यहाँ देखिए आप फंस जाएंगे कि जब भी घोष व्यंजन पूछेगा तो घोष व्यंजन आपको पता ही नहीं रहेगा, तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि कैसे इसका हो रहा है। तो घोष व्यंजन हम आपको बता दें, घोष व्यंजन किसे कहते हैं। घोष व्यंजन जो किसी भी, हमने बताया था क्या, किसी वर्ग का जो 3, 4, 5 हमने बताया था, याद आया, 3, 4, 5 यानी 345 है, और साथ में क्या है, य हो, य, र, ल, व, और एक अक्षर हमने और बताया था कौन सा है, ह हो। ये जो 5 वर्ण हैं ये क्या होते हैं, घोष होते हैं, घोष व्यंजन होते हैं। अभी ये आपको नहीं पता है तो आप वहाँ पे एक बार पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने इसको सब डिटेल्स में बताया है। तो विसर्ग के पहले अ हो से उसके बाद कोई घोष व्यंजन आए तो अ जो संयुक्त विसर्ग है किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। जैसे मन अभिलाषा, तो न, देखिए क्या है, विसर्ग पहले अ भी आ गया और उसके बाद कोई घोष व्यंजन आ गया, घोष व्यंजन अभिलाषा, ठीक है। क्या है, अभी, तो अ क्या है, अभिलाषा, तो क्या हो गया, अ किस में बदल गया, ओ में। जो असंयुक्त विसर्ग जो वर्ग हो जाता है किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है, तो क्या हो गया, मनोभिलाषा हो गया। अ किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाता है, तो इसलिए मनोभिलाषा हो जाता है। जैसे सर ज, क्या हो जाएगा, सर र आ गया, र यानी विसर्ग पहले क्या आ गया, फिर ज आ गया, ठीक है। ज क्या है, घोष है, क ख ग घ अंग च छ ज, तो तीन है ना, च छ ज किस पे, 3 है, तो क्या घोष ही हुआ ना, तो घोष किस पे, तो क्या हो गया, रोज, यानी जो अ शब्द है यहाँ का तो किस में बदल गया, ओ में बदल गया, तो क्या हो गया, सरोज हो गया। ये सारे एग्जाम में आए हुए यही उदाहरण लिए गए हैं। तो मन अनुकूल, तो क्या हो गया, मनुकूल हो गया। अंध गति, अधो गति हो गया। इस तरीके से आपको पूरा एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। ध है, ठीक है, ग है, तो यहाँ क्या हो गया, ग किस में बदल गया, अ किस में बदल गया, ओ में बदल गया, ओ क्या है, अधो गति हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, आगे कौन सा है, विसर्ग के बाद यदि र हो तो संधि क्या है, तो संधि जो होने पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। उससे पहले जो ह्रस्व स्वर है दीर्घ स्वर में बदल जाता है, यानी जो छोटा सा है दीर्घ में सारे बदल जाते हैं। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। विसर्ग के बाद यदि र आ जाए, देखिए विसर्ग है, ये है, र आ गया, तो विसर्ग के बाद आया है जो इसमें छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है छोटा, जो मात्रा उसका परिवर्तन हो जाएगा, यानी ह्रस्व जो मात्रा रहेगा, ह्रस्व जो स्वर रहेगा वो दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ आप देखिए नी धन रस, तो क्या हो गया, नीरस हो गया। नी धन रो, क्या हो गया, नीरो हो गया। तो यहाँ पे देखिए ई का मात्रा था, कौन सा ई का हो गया, इस तरीके से यहाँ पे बड़ी का मात्रा हो गया, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। छोटी ई का जो ह्रस्व स्वर है उसका किस में बदल गया, बड़ी ई में बदल गया। आगे देखते हैं, विसर्ग संधि में कुछ नियमों के अलावा कुछ अपवाद भी होते हैं, उनको भी हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कुछ शब्द में क्या है, आधा जो ये स है ये आ जाता है, तो विसर्ग संधि के कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे भा कर, तो यहाँ पे देखिए स आ गया, तो इस अपवाद के रूप में, तो क्या हो गया, भास्कर हो गया। जैसे नमकार, इसका जब संधि विच्छेद संधि करेंगे तो क्या होगा, नमस्कार, तो यहाँ भी देखिए स आ जाता है। तो कुछ अपवाद हैं जिसमें क्या होता है, स आ जाता है।
अंतःदेशी हो गया, अंतर्देशी हो गया, अंतःयामी तो क्या अंतर्यामी हो गया। तो ये सब कुल क्या है, अपवाद शब्द है। इन